ये सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए, देर नहीं कीजिए, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके सभी लोग लाइव आ जाइए। आज एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और कल ही आपको बता दिए थे कि इसमें जो है आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है, मैंने कौन सा क्लास पढ़ के आना है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि क्लास 1 से लेकर के 4 तक देखना है। ठीक है, उनमें से कम क्लास नंबर 1 और 2 जरूर देख लेना है, बहुत ही ज़रूरी था, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रेडी हैं सभी लोग? यस सर रेडी हैं, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। यदि रेडी हो गए तो अब समय न गवाते हुए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वेबस्टर के अनुसार मनुष्य के स्वास्थ्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें डैश अपनी समस्या अवस्था में कार्यरत नहीं करते हैं और मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। यदि वेबस्टर का परिभाषा आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा, नहीं तो दे पाना पॉसिबल नहीं है। डिटेल क्लास में आपको बढ़िया से समझाया और बताया भी कि पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत बच्चे जवाब इसका सही दे रहे हैं। सर जी जैविक चिन्ह, ठीक है, जैविक चिन्ह, वेबस्टर ने बोला कि जैविक चिन्ह अपनी समान अवस्था में कार्यरत नहीं करते हैं तो मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, वाइटल साइन बताए हैं आपको। यदि वाइटल साइन सही से काम नहीं करते हैं तो फिर जो मनुष्य का काम करने की क्षमता है उसमें क्या जाती है, कमी जाती है। ये वेबस्टर ने कहा, बोसे वेबस्टर। ठीक है, और बोसे नहीं बैठेगा ना, वाइटल साइन, वाइटल साइन याद रखिएगा। ठीक है, यानी वेबस्टर ने किसके लिए बात कहा है, वाइटल साइन के लिए। यानी वेबस्टर साहब ने कहा कि यदि आपका वाइटल साइन जो है यानी जैविक चिन्ह यदि काम नहीं कर रहा है सही से तो फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे, आपकी जो कार्य क्षमता है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। यानी वाइटल साइन के बारे में किसने कहा था, वेबस्टर ने कहा था। ठीक है, जवाब बहुत बेहतरीन दिए हैं, सब बच्चे ने बी जवाब दिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है आप पढ़ के बढ़िया से आए हैं। चलिए, कथा प्राचीन काल में रोग के कारणों को समझने वाला सिद्धांत माना जाता था कि देवीय शक्ति या दैत्य शक्ति के रोगों के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन काल में जो रोग के कारणों को कैसे समझाता है, यानी प्राचीन काल में यदि उसे रोग हो जाता था तो लोग क्या समझता था कि हो सकता है अगले जन्म में पाप किया होगा, यह हो सकता है उस व्यक्ति ने जो है उसके ऊपर देवता नाराज हो गया, कई तरह की बातें चलते रहता था। तो वही कहता, वो जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, गुड, बहुत सुंदर, देवीय सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब। चलिए, देवीय सिद्धांत था। देवीय सिद्धांत मैंने उसका मानना था देवी देवता की वजह से इन लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। इसके अनुसार कुल देवता स्पष्ट रूप से देवीय शक्ति के कारण माना जाता है। यानी आपका कुल देवता जो मानता है, घर में भी आज के गाँव में देखिएगा, कहता कुल देवता क्या है, मतलब उसमें जो पूजा वूजा करते हैं, जो पुराने जमाने से उसके घर में करते आ रहा है। ठीक है, तो पहले प्राचीन काल में लोग इसी तरह मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो देवीय शक्ति मानते थे कि देवता जो है नाखुश हो गया है, आपको इस तरह कष्ट आ गया है कि नहीं। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे विज्ञान मतलब जो है डेवलप किया, साइंस डेवलप किया, तब जाकर के बाद में पता चला कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं होती है जो वर्तमान में अभी चल रहा है। अब ये सब होता है कोई बैक्टीरिया, वायरस, यानी कोई बीमारी के लिए किसी का कोजेज यानी पैथोजन बताया। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी आते आते जर्म सिद्धांत दिया, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 1800 के आसपास होता है। ठीक है, जर्म सिद्धांत दिया। जर्म सिद्धांत दिया कि मतलब जो इसका कुछ न कुछ कोजेज है, कारण है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कि देवता खुद नाखुश हो गया, नहीं। ठीक है, तो वही कहा था कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रोगोनु सिद्धांत यानी जर्म सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बहुत बेहतर ढंग से आपको डिटेल में समझाए हैं, याद रखिएगा, वैसे मुख्य रूप से समझाते चले जाते हैं। पहले देवी देवता मानते थे, आज भी लोग जाइएगा बहुत जगह, ऐसे जगह जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी लोग उसी चीज़ों को मानते हैं। तब तक वो व्यक्ति क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। देखते हैं कहीं कई जगह झाड़ फूक बातें चलाता है, उसमें डिट कर जाता है लोग, है कि नहीं। बीमारी किसके कारण हुआ है, उसका क्या पैथोजन है, यानी किसके कौन है एंटीजन, कौन प्रवेश किया, कौन बैक्टीरिया वायरस है, नहीं है, वो जानना चाहिए ना। बिना डायग्नोसिस किए तो लोग वहाँ क्या आता है, झाड़ फूक डायग्नोसिस करता है जी, वो अपना डायग्नोसिस अलग करता है। लुईस पास्चर ने बेचारा बहुत कोशिश किया, यानी 20वीं शताब्दी में
20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रोगाणु सिद्धांत का दिया था किसने? ये लुईस पास्चर ने, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जितना भी रोग है उस रोग का होने का कुछ न कुछ क्या है, कारण है, ठीक है। कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन इसका अपवाद भी हो गया। अपवाद क्या हो गया? लोग को वर्तमान में डायबिटीज हो जाता है, कहता कौन सा बैक्टीरिया वायरस है, लोग को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कौन पैथोजन है, तो इसका कुछ अपवाद भी है। भले उस समय इस तरह का नहीं आता होगा बैक्टीरिया, डायबिटीज रे, ब्लड प्रेशर है, उस समय था ही नहीं, खोज ही नहीं था, ठीक है, तो लोग को इसकी अंदाज नहीं लग पाता था। लेकिन उस समय जो बीमारियां थी तो बीमारी के हिसाब से उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन सिद्धांत में जाके कुछ अपवाद भी आ गए। तो वही कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु सिद्धांत, यानी रोग होने के लिए उसका कुछ न कुछ कारण है, ठीक है। रोग होने के लिए, उसके लिए रोगाणु के लिए कुछ न कुछ उसका कारण है, यानी उसका कुछ न कुछ पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन मतलब कि वही बैक्टीरिया, रोगजनक मतलब पैथोजन बैक्टीरिया, ठीक है, पैथोजन वही उसी के अंतर्गत है। तो अपवाद माना जाता है। देखिए हाइजा तो होता है, किसके कारण होता है ये तो जानते हैं आप, विब्रियो क्लोरी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा तो आप जानते हैं, टीबी भी जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसका कारण है। लेकिन आप मुझे बताइए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या ये सिद्धांत बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो इसका अपवाद कौन माना जाता है? तो ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप लुईस पास्चर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसका अपवाद है। जवाब भी बहुत बेहतरीन दिए थे, डी। पहला चैप्टर है, इससे क्वेश्चन उतना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ समझने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि जनपदीय सिद्धांत, जनपदिक रोग विज्ञानी शास्त्रीय सिद्धांत यानी इपिडेमियोलॉजी थ्रेड थ्योरी के अनुसार रोग की उत्पत्ति के लिए कौन सा 3 कारक जिम्मेदार है, यानी रोग जो पैदा होते हैं उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। यानी ऐसे भी आप देखिए किसके कारण जो है रोग होता है। पहला ऑप्शन परपोषी, दूसरा है आहार, तीसरा देवीय चिकित्सा। थोड़ा सा देख करके मुझे बताइए कि रोग जो होते हैं इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है, इन्हें बस हड़बड़ा करके दीजिएगा। ए दे रहे मेरी प्यारी बहन, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चे ए दे रहे, जिल्किल परपोषी है, प्रसार माध्यम एजेंट है, इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रसार, पर्यावरण भी है, पर्यावरण भी उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए जिस जगह हम रह रहे हैं उस जगह का इन्वायरमेंट एकदम गंदा है, खराब है, तो हम बीमार नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कारण है रोग के लिए, ठीक है। कहिए सर जी आहार, व्यायाम, विश्राम, ये बैठ लग रहा है, कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है तो वो बीमार पड़ जाएगा, पॉसिबल है, रोग उत्पन्न हो जाएगा। देवीय शक्ति वाला बात है, नहीं, अंधविश्वासी नहीं। चिकित्सा अस्पताल दवा देंगे तो बीमार पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि रोग उत्पत्ति यानी रोग पैदा होगा, तो क्या लगता है आपको इससे रोग पैदा हो जाएगा, इससे पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। तो रोग पैदा इससे हो सकते हैं परपोषी, प्रसार माध्यम और पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट जवाब, ठीक है। हमने लिख भी दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। जनपदीय रोग विज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उसमें सिद्धांत बताते हैं, जनपदीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, जन्म सिद्धांत, सब थ्योरी में समझाए हैं। रोग की उत्पत्ति के लिए परपोषी यानी होस्ट होना चाहिए, होस्ट मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है। प्रसार माध्यम या रोग कारक यानी एजेंट होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण इन्वायरमेंट, ये तीनों के तीनों जिम्मेदार है, ठीक है, तीनों के तीनों रोग उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। सर्जिक प्रसार एजेंट, मान लो वैसे व्यक्ति के कोई एजेंट ऐसा है जो मान लो टीबी का एजेंट घुस गया, टीबी का एजेंट कौन हुआ? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो घुस गया तो बीमार पड़ गए, तो एजेंट तो जिम्मेदार है कि नहीं। पर्यावरण जिस जगह आप रहते हैं वो गंदा है, वो भी जिम्मेदार है रोग उत्पन्न करने के लिए। आखिर रोग पैदा कैसे होता है? लोग नॉर्मली नहीं कहते रोग पैदा, अरे यार बहुत वातावरण गंदा में रहते तो बीमार नहीं पड़ गए। बीमार क्यों पड़ रहे? क्योंकि वहाँ पर रोग है जिससे आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो रोग कहाँ से पैदा हो सकते हैं, कैसे उत्पत्ति हो सकते हैं? तो परपोसिस भी हो सकते हैं, प्रसार माध्यम, एजेंट और इन्वायरमेंट, ये तीनों के तीनों रोग के लिए जिम्मेदार है। होस्ट मतलब बीमार व्यक्ति होते हैं, ठीक है। नॉर्मली कौन कहता है कि बीमार व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास बीमारी है तो वो होस्ट है, कि मतलब किसी दूसरे को भी दे सकता है। चलिए, रोग फैलने के कारणों में आयु, प्रतिरक्षण, आदत किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? रोग फैलने के कारणों में एक काउंट किया जा रहा, आयु, प्रतिरक्षण और आदत, ये सभी किस तरह के श्रेणी में आते हैं? आयु हुआ, ठीक है, प्रतिरक्षण हुआ, आदत हुआ, ठीक है, रोग जो फैलता है,
ठीक है, उसमें से आयु भी होता है। ठीक है, नहीं कहते कुछ बच्चे को कम उम्र में ही देखिए, नहीं कहते कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को होने की संभावना ज़्यादा होता है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े को रोग होने की संभावना ज़्यादा है। तो आयु हुआ। प्रतिरक्षण, ठीक है, यदि उसको प्रतिरक्षित है, टीकाकरण ले लिया है तब तो कोई दिक्कत है, और नहीं लिया तो उसको रोग हो सकता है। आदत, किसी का गलत हैबिट्स है, ठीक है, गलत जो है उसका हैबिट्स है, मतलब शराब पीना, दारू पीना, अच्छे से नहीं रहना, ठीक है, तो ऑलरेडी है कि जो है, अब दारू बोल दिया, सिगरेट वगैरह मान लिया, उसकी गलत आदत है, ठीक है, बैड हैबिट्स, तो उससे भी उसको दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी किस श्रेणी में आते हैं, थोड़ा सा समझ करके मारिएगा और बढ़िया से मारिएगा। कथा प्रसार माध्यम श्रेणी, सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, परपोषी या संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, परपोषी या संक्रमित व्यक्ति, या पर्यावरण। यदि नहीं जानते हैं तो आप हमें इसे बताए हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो कैटेगरी आते हैं देखिए, ध्यान रखिए, परपोषी या होस्ट, परपोषी जिसे होस्ट या संक्रमित व्यक्ति कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन आते हैं, ध्यान समझिएगा। परपोषी व्यक्ति की आयु, लिंग, प्रतिरक्षा शक्ति, आदत, पोषण की स्थिति आते हैं। ठीक है, रोगजनक एजेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, परजीवी। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं, जलवायु, वायु, स्वच्छता और जलवायु आदि। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों दिखे, ये रोग फैलने के सामान्य 3 घटक है, यानी 3 तरह से रोग फैल सकता था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आप जानते हैं रोग फैलने के 3 घटक हो सकते हैं, उन 3 घटकों में से एक घटक उन्होंने पूछा उठा करके। क्या पूछा उठा करके, ऐसे क्वेश्चन बना लिया। बोला उन्होंने कि आयु, ठीक है, लिंग, प्रतिरक्षा, ठीक है, आयु, लिंग, प्रतिरक्षा और आदत। ठीक है, अब पोषण की स्थिति नहीं दिया उन्होंने, ये 3 उठाया। बोला ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये परपोषी होस्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे पूछ लेगा कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फफूंदी, ये किसके अंतर्गत आता है। यदि ऑप्शन में हमको रोगजनक एजेंट लिखा हुआ तो एजेंट मारेंगे। कह देगा जलवायु, वायु, स्वच्छता, ठीक है, ये किसके अंतर्गत, इन्वायरमेंटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है आयु, प्रतिरक्षण, आदतें, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये परपोषी या संक्रमित व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, कौन सामाजिक पर्यावरण से रिलेटेड है ये बताना है। ठीक है, व्यवसाय और धर्म, असुरक्षित जलापूर्ति, ठीक है, रीति रिवाज और पोषण, ठीक है, और संक्रमित कीड़े। ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है सामाजिक, यानी वो समाज से रिलेटेड होना चाहिए, और पर्यावरण से, ठीक है, सामाजिक पर्यावरण से रिलेटेड होना चाहिए, के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला कहता है व्यवसाय और धर्म, ये तो सामाजिक के अंतर्गत आता ही आता है। ठीक है, असुरक्षित जलापूर्ति, असुरक्षित जलापूर्ति, ठीक है, उसके बाद रीति रिवाज और पोषण। ठीक है, देखिए पोषण नहीं आता, पोषण अलग कैटेगरी है, रीति रिवाज आपका समाज में आ जाएंगे, व्यवसाय, धर्म, ये सब समाज में आ जाएंगे। ठीक है, संक्रमित कीड़ा नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर एक्चुअल में होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं और डिटेल में समझा देते हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा ताकि अगला बार जो क्वेश्चन आए छूटे। देखिए, सामाजिक पर्यावरण वे सभी सामाजिक कारक शामिल होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि याद रखिएगा इसके अंतर्गत सामाजिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, रीति रिवाज, ठीक है, सामाजिक परंपराएं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा, किसी की यदि शिक्षा गलत मिला है तो जाहिर सी बात है, मान ली शिक्षा किसी को दे दिया है शराब पीने का, तो शराब ही नहीं पिएगा जी, है कि नहीं। सामाजिक स्थिति, वहाँ के समाज की क्या कंडीशन है वो भी होता है। व्यवसाय, किस तरह की व्यवसाय है, ये भी स्वास्थ्य प्रभाव करता है। रीति रिवाज कैसा है, ठीक है, धर्म कैसा है, किसी किसी धर्म देखिएगा कहेगा नहीं नेसेसरी है दारू पीना, तो फिर दिक्कत नहीं जी। सामाजिक परंपरा, ये सभी के सभी जो है सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ताकि अगले बार से आए क्वेश्चन तो आपसे छूटे नहीं। आगे, असुरक्षित जलापूर्ति, ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है।
रीति रिवाज या पोषण, ठीक है, ये सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवहारिक तत्व है, लेकिन पोषण जो है जैविक या व्यक्तिगत कारक है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन में दिया है रीति रिवाज। रीति रिवाज तो सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवहारिक आ जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन दिया है ये जैविक के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला ऑप्शन कहाँ गया भाई। अब आप कहिएगा सर जी यही सही हुआ, ये क्यों नहीं सही हुआ? ये इसलिए नहीं सही हुआ कि रीति रिवाज तक तो ठीक है, ये जो पोषण दे दिया ये पोषण उसके अंतर्गत नहीं आता, सामाजिक व पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है। तो सामाजिक पर्यावरण के वे सभी सामाजिक कारक शामिल होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, सामाजिक स्थिति हुआ, शिक्षा हुआ, व्यवसाय हुआ, धर्म हुआ, रीति रिवाज हुआ, ये सभी सामाजिक कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सर जी ऐसा कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं? ठीक, प्रभावित कारक मतलब क्या, जिससे आप इफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल की भाषा में कहते हैं, एक लड़का है, खूब सुंदर लड़की मिली, वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया, वो उसको प्रभावित करने वाला कारक हो गया एक तरह समझिए, जो सिंपल आपको उदाहरण बता रहे हैं जिससे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक जो पर्यावरण होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। मान लो हमारा समाज में शिक्षा ऐसा है जिसमें कहता है सबको दारू पीना नेसेसरी है, या फिर हमारे सामाजिक परंपरा ऐसे हैं कि हमारा दादा परदादा सब हुक्का पीते आ रहा है, तो आने वाला जनरेशन भी क्या करेगा, हुक्का ही नहीं पिएगा जी। सामाजिक स्थिति कंडीशन, ठीक है। व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय है, मान लीजिए कि ऐसा व्यवसाय है जहाँ की मन वैसा है जो हेल्थ को प्रभावित करता है व्यवसाय। देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं काम जिससे कि नाक से रिलेटेड जाके फेफड़े को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करते हैं। धर्म, कुछ धर्मों में ऐसे होते हैं जहाँ नेसेसरी करता है कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ खाना है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। रीति रिवाज, ये सब भी आपके लिए स्वास्थ्य के ऊपर प्रभावित करते हैं। कुछ कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसमें कि इतना ना प्रोसेस कहेगा ये करना है वो करना है, जिससे कि उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। अब किसी के रीति रिवाज में होंगे, मौलिक कहीं शादी है, कहीं शादी कर लिए हैं, शादी के बाद या फिर कोई फेस्टिवल ही मनाया है, ठीक है, उस फेस्टिवल में ज़रूरत नहीं है लेकिन बिना मतलब का, या फिर उसकी वो है ही नहीं उसके पास हैबिट कि उतना देर तक हम रह सकते हैं भूखे, लेकिन फिर भी वो भूखे रहेगा, ठीक है, इससे स्वास्थ्य उसका खराब होगा, है कि नहीं। तो ये सभी सामाजिक कारक होते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। शिक्षा खराब है तो प्रभावित होगा। व्यवसाय वैसा है जिस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा धूल कण उड़ रहा है तो वो तो हमारा गड़बड़ करेगा। धर्म ऐसा है जिसमें कहता है कि जो है कुछ ऐसे चीज़ है जो खाना नहीं चाहता लेकिन उसको कहेगा नहीं खाना है, नेसेसरी है, उससे लोग को स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है। ये खाना भी है तो अनलिमिटेड खाना है, जारी रखता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब चाइना में चले जाइएगा, चाइना में अल बल सब खा लेता है, तो भाई उसका बातें अलग है। संक्रमित कीड़े जो आते हैं ये सभी जैविक यानी बायोलॉजिकल पर्यावरण के भाग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीति रिवाज जो है ये आपका सामाजिक के अंतर्गत आता है, पोषण जो होते हैं ये जैविक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रोग डैश की एक ऐसी अवस्था है जिसमें डैश की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। आप इसका परिभाषा याद रखेंगे तब आप मार पाइएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। तो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है रोग, ठीक है, रोग जो है शरीर या अंग, यहाँ लिखेगा शरीर या अंग की ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की किसी अंग का कार्य बाधित हो जाता है। ये पूरी तरह से परिभाषा ही है, ठीक है, पूरी तरह से परिभाषा ही है। यानी ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, रोग क्या करता है, रोग जो है शरीर का, कोई शरीर यहाँ लिखिएगा शरीर या अंग लिखिएगा, अंग की ऐसी अवस्था है जिसमें, ठीक है, जिसमें शरीर के किसी अंग, यहाँ लिखना पड़ेगा शरीर के किसी अंग की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है, ठीक है। रोग एक ऐसा है जिससे कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली क्या होती है, बाधित हो जाती है। बस सिंपल भाषा में जैसे बोला था ना वेबस्टर ने कि वाइटल साइन काम ठीक से नहीं कर रहा तो आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा बढ़िया से, क्लियर कर। ऑक्सफोर्ड कहता है कि रोग एक ऐसा चीज़ है कि कोई अंग को यदि डैमेज किया तो फिर डैमेज हो जाइएगा,
शरीर जो है काम आपका करना बंद हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, यानी कार्य प्रणाली आपकी बाधित हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, किसी को देखिए बीमार पड़ेगा, कुछ शरीर में कहीं दिक्कत हो जाता है तो कार्य प्रणाली उसका बाधित नहीं होता है। चलिए, तो ये किसने कहा था? ऑक्सफोर्ड के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोग के बारे में वही परिभाषा है, शरीर या किसी अंग की ऐसी अवस्था जिसमें कि उसकी कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है, ऑक्सफोर्ड ने कहा है। चलिए, रोग तत्वों के वर्गीकरण में जीव विज्ञानी संबंधी तत्व कौन से होते हैं? जीव विज्ञानी संबंधी तत्व कौन से होते हैं? सब परिभाषा से रिलेटेड है। रोग तत्वों के वर्गीकरण में जीव विज्ञानी संबंधी तत्व कौन से होते हैं? भाई डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, वरना हवा नहीं लगेगा ये सब क्वेश्चन। परिभाषा वैसे इससे क्वेश्चन पूछता बहुत कम है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। एक भी क्वेश्चन यदि पूछ लेगा तो फिर दिक्कत में हो जाता है। ये सबसे बहुत कम पूछता है, अब पूछता तो छूट ही जाता है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है ढंग से, जबकि इसमें दम खम कुछ नहीं। वेबस्टर वाइटल साइन क्लियर कट है। ऑक्सफोर्ड अंग, नॉर्मल भाषा अंग पे रोग हो गया, बस कार्य करना बंद। एक एक वर्ड उसको क्लू जोड़ के रखोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कहता है रोग तत्वों के वर्गीकरण में जीव विज्ञानी संबंधित तत्व कौन से होते हैं? जीव विज्ञानी शब्द यानी बायोलॉजिकल से रिलेटेड कौन से हैं तो बताइए। तो कहता सामाजिक तत्व होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं, ये सजीव तत्व होते हैं, ठीक है, ये निर्जीव तत्व होते हैं। बहुत बच्चा इसका जवाब बी दे रहे हैं, बहुत सुंदर। विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ ये सभी जीव विज्ञानी संबंधी होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, हमने लिख दिए डिटेल से। रोग उत्पन्न करने वाले तत्वों में से सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे भौतिक तत्व होंगे जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, जैसे कि जलवायु, खराब जलवायु हुआ था बीमार नहीं पड़िएगा। विकिरण से भी होता है, तापमान से भी होता है, धूल से भी होता है। ये सभी क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी फिजिकल एजेंट है सब। रासायनिक एजेंट में क्या होंगे? जैसे विष हुआ, धातु हुआ, रसायन हुआ, ये सब के वजह से आप बीमार पड़ते हैं, तो ये सभी केमिकल एजेंट हुआ। जीव विज्ञानी संबंधी एजेंट कौन कौन होंगे? जैसे बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, प्रोटोजोआ हुआ या कृमि हुआ, ये सभी क्या हुआ? बायोलॉजिकल एजेंट हुआ। ठीक है, पूछता है कि फिजिकल एजेंट कौन सा है, केमिकल एजेंट कौन सा है, बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है। ठीक है, फिजिकल में से पूछ लेगा, जलवायु वाला बात बोल दीजिएगा। केमिकल में जानते हैं, केमिकल बहुत से नहीं कहते, बहुत सारा केमिकल ऐसे हैं जिसे आप लेते हैं तो उससे आप बीमार पड़ जाते हैं। नहीं कहते बहुत ज़्यादा केमिकल लीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, तो आखिर केमिकल की वजह से ही ना आप बीमार पड़े, तो केमिकल एजेंट हो गया वो। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब क्या हो? जिसमें बायोलॉजी के अंतर्गत फफूंदी, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, हेलमिंथी ये सब आता है, तो इसके कारण आप बीमार पड़े, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। एजेंट का मतलब ही होता है, जैसे कहते हैं LIC का एजेंट, आपको LIC कर देंगे, तो एजेंट क्या करता है? आपको जोड़ने का काम करता है, किससे? LIC से। ठीक है, तो उसी तरह एजेंट क्या करता है? आपको बीमारी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वही है एजेंट। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीव विज्ञानी संबंधी रोग कारण है, यानी बायोलॉजिकल एजेंट है, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है? दबाव, विषाणु, अम्ल या गरीबी? बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है? बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन PDF को जो है थोड़ा सा और नीचे आंसर रखा कीजिए, ठीक है, दिक्कत होता है। PDF को थोड़ा सा नीचे करके रखिए, आंसर दिख जाता है तो बुआ सबका, ऐसे हमारा बच्चा ईमानदार है। बहुत बेहतरीन विषाणु दबाव बुआ। बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा जिससे रोग पैदा होता है? केमिकल एजेंट कौन सा है भाई? ठीक है, तो केमिकल में जान ही रहे हैं। पूछ लेगा फिजिकल एजेंट कौन सा है भाई जिससे रोग पैदा होता है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है बउआ, ये सब का समझने में दिक्कत नहीं, हमारे पास समझने में दिक्कत तो दुनिया में सबके पास समझने में दिक्कत हो जाएगा, समझ लो। बायोलॉजिकल एजेंट कौन है, फिजिकल एजेंट कौन है जिससे रोग पैदा हो जाते हैं? हम कह देंगे आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो है बताइए, आपको तापमान से प्रॉब्लम हुआ, तापमान के कारण हुआ आपको बीमारी, तो किस एजेंट के कारण हुआ? तो फिजिकल एजेंट हुआ। केमिकल से हुआ तो कौन कारण हुआ? केमिकल एजेंट हुआ। कह देंगे बैक्टीरिया, वायरस से हुआ तो ये बायोलॉजिकल एजेंट है। आगे, पोषण संबंधी बीमारियों के कारण क्या बन सकता है? ठीक है, पोषण संबंधी बीमारियों का कारण क्या बन सकता है, यानी पोषण से क्या हो सकते हैं, कौन सी बीमारी बन सकते हैं पोषण से? तो हम जानते हैं कि पोषण में कम लेंगे तो बीमारी है, ज़्यादा लेंगे तो बीमारी है।
है कि नहीं। अधिकता और कमी दोनों के कारण बीमारी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा पहला जो चैप्टर है ना वो ऐसा अटपटा ऐसा चैप्टर है कि समझने में दिक्कत करता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं समझिएगा तो फिर किसी के पास समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मेरे पास आपको किसी भी हालत में समझना ही है, और कोशिश कीजिएगा मेरे पास समझने के लिए तो आप समझ जाइएगा। कहता अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर, जैसे चोट हुआ, घाव हुआ, ठीक है, किस समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसी को चोट लग गया, ठीक, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो किसके अंतर्गत आ गया, शारीरिक तत्व के अंतर्गत। क्या शारीरिक तत्व के अंतर्गत कोई शरीर का ऐसा तत्व है जिसके वजह से आप फ्रैक्चर हो गए, ठीक है। रासायनिक तत्व के अंतर, क्या कोई केमिकल की वजह से आप फ्रैक्चर हो गए। यांत्रिक तत्वों के अंतर्गत, क्या कोई यांत्रिक मोटरसाइकिल चलाए, गाड़ी चलाए, यही कोई काम की जिसके वजह से घर्षण हो गए, ठीक है। यह सामाजिक तत्वों के कारण हुए, ठीक है। किसके कारण आपको फ्रैक्चर, घाव, ये सब रोग किसके कारण हो जाता है, यांत्रिक कारणों से हो जाता है या शारीरिक कारणों से हो जाता है या रासायनिक तत्वों के कारण हो जाता है। इनमें से छांटना है, थोड़ा सा माथा लगाइएगा। ऐसे डिटेल में तो दिए हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत यांत्रिक तत्व हुआ, हाँ यांत्रिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन यांत्रिक तत्व के अंतर्गत आते हैं ये समझ लीजिए। यांत्रिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन, यांत्रिक तत्व के कारण होते हैं किसी बल या आघात के कारण शरीर के भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त करना। यांत्रिक तत्व उसको कहते हैं, यांत्रिक में जैसे हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो यांत्रिक काम कर रहे हैं, हाथ से जितना काम कर रहे हैं सब यांत्रिक कार्य हो रहा है, ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं यांत्रिक कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यांत्रिक कार्य का अंतर्गत होता है जो बाहर से कोई बल लगाया, कोई आघात किया, मारा, फूटा, किसी को मारिए दिया, तो यांत्रिक कार्य करके जो उसको डैमेज किया तो वो यांत्रिक कार्य हो गया, ठीक है। जैसे कि ऊंचाई से गिरना, टक्कर हुआ, दबाव हुआ, खिंचाव हुआ, या किसी नुकीले या भारी वस्तुओं का प्रहार शामिल, ये सभी यांत्रिक कारक के अंतर्गत आता है। भौतिक तत्व, ये शारीरिक तत्व क्यों नहीं, शारीरिक तत्व का मतलब शरीर का कोई तत्व जिससे फ्रैक्चर होगा। तो शरीर में कौन है, हड्डी हड्डी आपस में लड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना जी, ठीक है। शारीरिक तत्व हमको कुछ नहीं करता है। चलिए केमिकल, केमिकल की वजह से फ्रैक्चर के अंतर्गत नहीं आता है। शीशे का विषाक्तीकरण और सिकमयता परपोषी में निहित किस तत्व से संबंधित है, ठीक है। किसी को सिकमयता हुआ, शीशे की विषाक्तीकरण हो गया, लेड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, ये किसके कारण हो जाता है, ठीक है। मानवीय आचरण के कारण होता है, या अनुवांशिक तो खैर नहीं होगा, पोषण संबंधी तो नहीं होगा शीशे की विषाक्तता। तो व्यवसाय में ऐसा होता है, कोई कोई बिजनेस में कोई काम रहते हैं जहाँ इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। लोगों का ऐसा व्यवसाय रहता है जिस व्यवसाय में शीशे संबंधित काम किया तो शीशे संबंधित विषाक्तता हो गया। यानी शीशे की विषाक्ति करने के लिए लेड पॉइजनिंग और सिकमयता के लिए दोनों ही व्यवसाय के से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों व्यक्तियों में पाए जाते हैं अपने व्यवसाय या कार्यस्थल पर शीशे या धूल या सिलिका के कणों के संपर्क में आने से ऐसा होता है। व्यवसाय मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा धूल उड़ रहा है, ये सिलिका के संपर्क में, सिलिका मतलब क्या होता है, बालू, देखें बालू, उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, शीशे की जिसमें मात्रा है, तो फिर आपको सिकमयता या फिर ये शीशा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। तो लेड जो पॉइजनिंग होते हैं ये व्यवसाय से रिलेटेड नहीं, जहाँ पे आप काम करने के लिए आते हैं वहाँ पे यदि आप शीशे का कार्यस्थल जो काम करते हैं, शीशा या धूल या सिलिका के कणों के संपर्क में रहते हैं तो आपको ऐसा हो सकता है। कहता है धूम्रपान संबंधी मौखिक व फेफड़े के कैंसर से और खुले में मल त्याग अंकुश कृमि के संक्रमण में सहायक होते हैं। यह कारक परपोषी के किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, यह जो कारक है परपोषी के किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी धूम्रपान वो कर रहा है, ठीक है, खुले में मल त्याग कर रहा है जिससे कि अंकुश कृमि जा रहा है, ठीक है, मौखिक व फेफड़े में कैंसर से, ठीक है। यह कारक परपोषी के किस तत्व के अंतर्गत आता है कि परपोषी नहीं होस्ट है तो उसको किसके अंतर्गत आता है, प्रतिरक्षा टीकाकरण से होगा, नहीं होगा। व्यवसाय, क्या ऐसा व्यवसाय कोई है जिसमें कहता है कि खुले में मल त्याग कीजिए, ऐसा व्यवसाय है, नहीं होगा। मानवीय आचरण, क्या मानव का ऐसा आचरण है वो खुल +911408511151 बजने देते हैं घंटे।
जानते हैं क्या होता है? आज के डेट में नया सिम लीजिएगा ना, वो सिम किसी का बंद सिम रहता है और जितना व्यक्ति को नंबर दे ले रहता है, ठीक है, उस सब कॉल आपको आएगा। यदि आप नया सिम लीजिएगा ना, आज के डेट में नया सिम कुछ नहीं रहता, वो सिम कौन रहता है पता है? जो बंद हो ले रहता है, वही सिम आप दे देगा। नया सिम है, किसी ने देखते हैं रिचार्ज नहीं करता तो बंद हो जाता है। अब व्यक्ति ने जिसको नंबर जितना जितना दिया है उस सब का कॉल आपके पास आएगा, ठीक है। तो एक नया सिम है, ठीक है, जो रिचार्ज कराया है उसके लिए, और उसमें फ़ोन आते रहता है। कौन आता है? अननोन, हम नया। चलिए, तो धूम्रपान संबंधी हुआ। अब कहिए मानवीय आचरण, ठीक है, मानवीय आचरण कुछ हद तक लग रहा है कि सही होगा, लेकिन जो रीति रिवाज और हैबिट्स है, ठीक है, हैबिट्स आदत के कारण जो है धूम्रपान करता है, ये क्लियर कट है। रीति रिवाज है, किसी का रीति रिवाज है कि हमको जो है घर में शौचालय नहीं, हमको बाहर में जाना है, हमारा पीढ़ियाँ ही आते आ रहा है कि बाहर में शौच करना है, तो आज हमको सरकार दे दिया तो क्या करेंगे हम? देखिए किसी किसी गाँव में आप जाइएगा ना, शौचालय दिया है, शौचालय से खाली फ़ोटो खिंचा के पैसा ले लिया बस, फिर वो बाहर ही जाते रहता है, ठीक है। तो इसका सटीकता से जो आंसर होगा वो रीति रिवाज और आदत के वजह से जो है, खास करके धूम्रपान हुआ, कैंसर हुआ, फेफड़े कैंसर हुआ, ये धूम्रपान तो खास करके आदत के वजह से, ठीक है, हैबिट से उसका बन गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देख लीजिएगा, धूम्रपान एक व्यक्तिगत आदत हैबिट्स है, ठीक है, जो मुंह और फेफड़े के कैंसर से जुड़ी हुई है। खुले में शौच मल त्याग करना सामाजिक रीति रिवाज या आदत है, ठीक है, जो अंकुश कृमि के संक्रमण को बढ़ावा देता है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दिक्कत होता है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बुढ़ापे में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का होना बड़ी दिक्कत है रे भाई, इसको सही नहीं किए थे पीडीएफ, देखिए तो पहला दिन है पीडीएफ, दिक्कत हो रहा है हमको पढ़ने में, आंसर नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं। बुढ़ापे में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का होना परपोषी होस्ट में निहित किस तत्व पर निर्भर करता है? तो बुढ़ापे में जो ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है वो एज पे डिपेंड करता है। सर जी ऐसे कैसे हो सकता है? देख लीजिए, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि धमनियों की दीवार पर वसा या कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थ जमा होकर के रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं। यह रोग बढ़ती उम्र के साथ अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ धमनियों क्या होते हैं, लोच कम हो जाते हैं, उतना पावर नहीं रहता जो कि भेज देगा, ठीक है। तो इसलिए ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो होता है ये बुढ़ापे में होने के कारण होता है, यानी बुढ़ापे में जो होता है ये अक्सर एज से रिलेटेड होता है, ठीक है। एज से रिलेटेड क्यों होता है? क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ साथ धमनियों की दीवार में वसा हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ या अन्य पदार्थ क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, जिससे कि रक्त प्रवाह क्या होते हैं, बाधित हो जाते हैं। धमनियाँ मतलब वही जो आपका वैन है, वैन में जो है कोलेस्ट्रॉल सब जमा होने लगता है, ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होने लगता है। चलिए बड़ी दिक्कत हो रहा है, आप पक्का डांट खा जाइएगा कल आप, ठीक है, कल आप नहीं सुधारिएगा तो हमको गुस्सा आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम डांटते नहीं हैं, गलती कीजिएगा तो हम डांटेंगे, पक्का डांटेंगे, ठीक है। लंबा लंबा हो जा रहा है, आंसर नीचे दिख जा रहा है, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा भी तेज है, समझदार भी है, चोरी करेगा तो जाएगा, है ना। चलिए, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, मद्यपान, औषधि व्यसन रोग कारकों के किस वर्गीकरण में शामिल किया गया है? कोई गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि हुआ, मद्यपान कर रहा है, औषधि व्यसन में औषधि ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, व्यसन रोग, ठीक है, औषधि व्यसन रोग कारकों के किस वर्गीकरण में शामिल किया गया? यानी ये सब जो चीज़ होते हैं किस में आते हैं? रासायनिक में आते हैं, सामाजिक में आते हैं, भौतिक में आते हैं, यांत्रिक आते हैं। लग रहा है कि इसका जो है आंसर बी होगा, है ना, भौतिक के अंतर्गत, सॉरी सामाजिक के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि गरीबी, जनसंख्या वृद्धि ये सब समाज से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सभी सामाजिक के अंतर्गत आ जाएंगे। कहता भारत में स्वास्थ्यहीनता का कारण भौतिक वातावरण है, इसका क्या अर्थ है? स्वास्थ्यहीनता मतलब समझते हैं हमारा हेल्थ खराब होना, कहते हैं किसी को हीन दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब खराब दृष्टि से देख रहे हैं, तो स्वास्थ्यहीनता मतलब स्वास्थ्य जो खराब हो रहे हैं भौतिक कारण है, इसका अर्थ क्या है?
देख लेते हैं। भौतिक कार्य में कौन कौन आते हैं ये समझ लीजिएगा, तो फिर आप इसका आंसर मार दीजिएगा। जैसे कि सामाजिक कार्य में कौन कौन से थे, देखिए सामाजिक तत्व में थे, जैसे गरीबी हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ, सब सामाजिक कारण थे। ठीक, केमिकल तो नहीं हो सकते हैं, यांत्रिक तो नहीं हो सकते, यांत्रिक में तो चोट घोट लगते हैं। भौतिक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक तो जानते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड है ना, तो वो नहीं हो सकते। तो ये किससे हो सकते हैं, सामाजिक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो स्वास्थ्यहीनता जो है भौतिक कारण है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझ करके मारिए, देखें आप क्या जवाब देते हैं। कोशिश कीजिए जवाब देने का सही। बउआ शुरू का डिटेल क्लास जरूर देख लेना। कम्युनिटी में भी वही हाल है। कम्युनिटी का शुरू जो क्लास है, क्वेश्चन नहीं आता उतना, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में नहीं पढ़ेगा, फिर आगे चल कर दिक्कत करने लगता है। हाय दमखम नहीं पाला चैप्टर में। स्वास्थ्य की अवधारणा है, तो अवधारणा क्या क्या, लोगों को क्या है, बस यही चीज़ें हैं। लेकिन नहीं समझिएगा, क्वेश्चन डिटेल आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। अब इसी तरह का अटपटा क्वेश्चन लगेगा कि भाई तो कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन जबकि क्वेश्चन में कोई जान पाना नहीं है। समझिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप को समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्यहीनता में भौतिक वातावरण कौन सा, सीधी संपल में भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या वृद्धि तो ये हो नहीं सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि तो ये सामाजिक हो गया। रीति रिवाज भी सामाजिक वाला में चला गया। जीव विज्ञानी संबंधी, ठीक है, बायोलॉजिकल में चला गया। ठीक है, तो भौतिक में आप असुरक्षित जल, दूषित मिट्टी, ठोस कचरा, अस्वच्छता निस्तारण, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत है, भौतिक में आते हैं। ठीक है, तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं डी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को फिर से आराम से मारिएगा। कहता मेजबान जिसे होस्ट कहते हैं और एजेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी होस्ट किसे कहते हैं और होस्ट यानी मेजबान जिसे बोलते हैं, और एजेंट किसे कहते हैं, यानी दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, होस्ट और एजेंट में क्या अंतर है। ठीक, कथन कौन सही है जिसमें कह रहा है सही बात है। ऑप्शन ए है, कहता है देखिए होस्ट क्या होता है, बीमार व्यक्ति जिसमें लक्षण एकदम प्रकट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं ना, कहता है मेजबानी होस्ट रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, होस्ट रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव होते हैं, नहीं जी। वो तो होस्ट क्या हुआ है, अपने अंदर में एजेंट को रखिए, एजेंट न सूक्ष्म जीव हुआ। जैसे मलेरिया, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, जिसको हुआ वो होस्ट हो गया। मलेरिया किसके कारण हुआ, उसका एजेंट क्या था, प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीवाणु हुआ। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हुआ, बीमार हुआ। यहां कहता मेजबान को ही, यानी व्यक्ति को ही सूक्ष्म जीवाणु बना दे रहा है, वो जिसके कारण लोग बीमार पड़ता नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो एजेंट बैठा है उसके कारण बीमार होता है, तो ये तो गलत है। कहता मेजबान और एजेंट दोनों ही रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए मेजबान और एजेंट दोनों ही रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। मेजबान होस्ट क्या सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, ये जरूरी है सब सूक्ष्म जीव ही होगा जो रोग पैदा करेगा, नहीं, जरूरी नहीं हो सकता है, बड़े छोटे सब हो सकते हैं, पॉसिबल है नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। कहता एजेंट वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, 100% सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बैठ रहा। और आगे देख लेते हैं, ऑप्शन ऐसे रहने लगेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन उसमें भी बेस्ट कौन बैठेगा वो ढूंढना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब यही होता है, आपके पास ऑप्शन है, उसमें बढ़िया कौन सा वो चुनना पड़ेगा आपको जो सटीक बैठे। कहता संक्रामक रोग में एजेंट वह जीवित जीव होते हैं जो रोग पैदा करने वाले एजेंट को अपने अंदर रहने देता है। संक्रामक रोग में, ठीक है, एजेंट वो जीवित जीव है, एजेंटे को कह रहा है कि वह जीवित जीव है, ठीक है, जो रोग पैदा करने वाले एजेंट को अपने अंदर रखा जाता है। समझे बात को, ये कह रहा है इसमें संक्रामक रोग वो है जो एजेंट के अंदर एजेंट रहता है, यही कह रहा है, मैंने एजेंट को कह रहा वो जीवित जीव है, एजेंट को जिसके अंदर में एजेंट रहता है। ऐसा बात थोड़ी, एजेंट तो खुद ही बीमार करने वाला व्यक्ति है, बीमारी से जोड़ने वाला व्यक्ति है। बैक्टीरिया वायरस क्या है, ये एजेंट है, जाएगा पट घुसा जिसमें गया, तो एजेंट के अंदर में एजेंट कर रहा है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन दम नहीं है। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन से देख करके हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज तक लाइफ में कोशिश नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने किसी चीज को देख करके भागता है,
उस चीज़, वो व्यक्ति को वही चीज़ परेशान करता है। और आप कमज़ोर नहीं हैं, हम गारंटी देते हैं 2-3 बार आप पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। भैया एजेंट और होस्ट, ठीक है, एजेंट बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, ये कह रहा एजेंट के अंदर में एजेंट है, यानी बैक्टीरिया के अंदर में भी, यानी बैक्टीरिया तो जीव ही है, उस जीव के अंदर में भी एगो जीव है जो रोग पैदा करता है। ये तो गलत है, बैक्टीरिया खुद ही पैदा, उसके अंदर में कोई जीव नहीं रहता, बैक्टीरिया खुद जीव है, ये गलत है। हाँ, एजेंट वो सूक्ष्म जीव है जो रोग पैदा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अब इन चीज़ों को ध्यान से आप रख लीजिएगा। एजेंट किसको कहते हैं, होस्ट किसको कहते हैं, तब ना आप पकड़िएगा। मेजबान वो जीव, अक्सर मनुष्य या पशु, जिसमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है और बढ़ता है। जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है वही सूक्ष्म जीव, फॉरेन पार्टिकल्स हुआ, एजेंट हुआ। एजेंट वह कारक या सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस परजीवी है, जो रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एजेंट वो जो बीमारी पैदा करता है, मेजबान वो जो एजेंट रहता है। सिंपल बात है। मेजबान किसको कहते हैं, जिसके अंदर में एजेंट है, वो तो खुद ही बीमार है, उसके अंदर में एजेंट है। कहेंगे मलेरिया से कोई व्यक्ति बीमारित है, पीड़ित है, तो आप क्या कहिएगा, भैया ये होस्ट है, तो होस्ट है तो इसके अंदर में कौन सा एजेंट है, तो प्लाज्मोडियम है, यानी कि मच्छर मार दीजिएगा। मच्छर तो वाहक है। जैसे कि लड़का लड़की का शादी होता है तो बीच में कौन रहता है, अगवा रहता है। क्या अगवा शादी करता है, नहीं, अगवा क्या हुआ, जोड़ने का माध्यम हुआ, न कि अगवा शादी किया। लेकिन हाँ, शादी होने के बाद बढ़िया नहीं मिलता है तो लड़की की तरफ से या लड़का की तरफ से गरियाता है कि अगवे बर्बाद कर दिल को, ठीक है। चलिए, धातु, धूल, धुआं, गैस, ये सबसे देख करके ही मार दीजिएगा कि ये सब रासायनिक एजेंट के अंतर्गत आता है। चलिए, एक व्यक्ति को पुराने घर्षण, घर्षण से रिलेटेड जितना भी आएगा ना वो यांत्रिक के तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिए, थक गए भाई, एक ही बात को 4 बार समझाना पड़ता है। यांत्रिक तत्व यानी घर्षण एक भौतिक बल है जो तत्व पर लगातार बाहरी दबाव या घर्षण के कारण होते हैं। जैसे पुराना घर्षण हुआ, ये भी होता है। चलिए, कहता है कि इसका आंसर ठीक से नहीं दिखता, मूड मेरा खराब होता है। आंसर पक्का आपको डांट लगेगा, जान लीजिए आप, ठीक है। हम गुस्सा आ जाएंगे किसी दिन तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगा। इसलिए इसको पीडीएफ को आंसर थोड़ा दूर रखा कीजिए। बच्चा से हमारा तेज है, कितनों ईमानदारी है, लेकिन फिर भी सोना पे ही शक किया जाता है, कोयले की खान पे शक नहीं किया जाता है। जो सोना है उसी के ऊपर हम शक करेंगे कि गलत कर सकता है। कहते जिसका इज्जत है उसी की इज्जत जाएगा, जिसका इज्जत है नहीं तो उसे को नहीं जाएगा। जो ईमानदार है तो वही चोर तो बनता है। विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ, ये सब किसके अंतर्गत, हम बता दें बायोलॉजिकल के अंतर्गत आता है। डी 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 डी, गलत मत देना जवाब बाबू। सर जी, डी, डी। वाह, बहुत बेहतरीन। जीव विज्ञान संबंधी तत्व, डी। चलिए आगे देखिएगा, कहता वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या हानिकारक अधिक रक्तस्राव जैसी बीमारियां, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये सब कैसी बीमारी है भाई, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, हीमोफीलिया हुआ, ये सब अनुवांशिक बीमारी हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका, ये अनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल सही दिए आप लोग जवाब, ए, बहुत अच्छा। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा खाना खाने से होने वाला मोटापा, मधुमेह, परपोषी के किस तत्व के कारण होता है, ठीक है। तो ज्यादा खाना उम्र से थोड़ी होगा जी, मानव्याचन थोड़ी होगा, ये न्यूट्रिशन के कारण होता है, ठीक है, सी। देखिएगा यहाँ कहता है दूषित मिट्टी, असुरक्षित जल, हवा के रोग के तत्व यानी डिजीज जो एजेंट है पाए जाते हैं, ये कारक किसके अंतर्गत आते हैं, भैया ऊपर में बताए हैं। ये गलत मारा तो फिर हम गुस्सा आ जाएंगे ऊपर। दूषित मिट्टी हुआ, असुरक्षित हुआ, हवा हुआ, ये सब तो किससे रिलेटेड है, जय जी वाह,
एकदम सही जवाब दे रहा, वाह रे वाह, गुड। एक बार में आप लोग पकड़ लेते हैं, चलिए बड़ी खुशी की बात है। सब लोग डी मार रहे हैं, गुड। हम किसी से कम नहीं, ये आपके अंदर होनी चाहिए। हम जानते हैं, हम एक जगह कहीं पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ सब सीनियरे था, सोच लीजिए हमसे सब सीनियरे था। हम टेस्ट देते हैं बड़ी नंबर कम आता था, लेकिन मन में हम सोचे एक बार दिमाग हम लगाए, अच्छा ठीक है ये लोग पढ़ा है, किताब तो वही ना है, एक बार हम भी पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है एक बार हम भी पढ़ लेंगे तो हम भी जवाब देने लगेंगे। मन लगा करके हम मुश्किल से 4 से 5 महीना पढ़े, रिजल्ट एक बेहतरीन आना शुरू हो गया। समझे बात को? तो जो क्वेश्चन नया आ रहे हैं उसको सीखिए, दोहरा करके जब आए छोड़िए मत। पोलियो संक्रमण रोग आदि कोई व्यक्ति पोलियो के प्रतिरक्षित है, सॉरी आदि ने, यदि पोलियो संक्रमण रोग के बारे में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पोलियो से प्रतिरक्षित है, प्रतिरक्षित मतलब क्या, उसने टीकाकरण ले लिया है, यह किस तत्व के प्रभाव को दर्शाता है? यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण ले लिया तो क्या दर्शा रहा है ये? कहता प्रपोषी की उम्र पर्याप्त, उम्र से मतलब है जी प्रपोषी प्रतिरक्षित की स्थिति मजबूत है, हाँ बिल्कुल, उसका इम्यूनिटी बिल्कुल होस्ट यानी होस्ट की इम्यूनिटी बिल्कुल मजबूत है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा क्योंकि ये कमजोर कर, ये नहीं हो सकता है। हाँ बी बी बिल्कुल। पोलियो संक्रमण रोग जो पोलियो वायरस के कारण होता है, यदि कोई व्यक्ति पोलियो के प्रति यानी पोलियो के प्रति इम्यून हो गया है, इम्यून मतलब प्रतिरक्षित हो गया, मतलब टीकाकरण ले लिया है, तो इसका अर्थ है कि उसके शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुका है, यानी एंटीबॉडी उसका मजबूत हो चुका है। यदि किसी परपोषी में अनेक जन्मजात बीमारियां हैं, ठीक, कोई परपोषी है जिसमें अनेक जन्मजात बीमारी, जैसे विदर्भ हुआ, कटे हुए होंठ हुआ, ये किस तत्व के अंतर्गत आता है? किसी का कटा हुआ होंठ है, ठीक है, विदर्भ तालु है, तालु फटा हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी लोग अनुवांशिक दिए हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ए एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, ठीक है। टोटल 26 क्वेश्चन थे, ठीक है, 26 में से टोटल कितने समय लग गया, समझाना पड़ गया ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा लग, कुछ कुछ वैसे जो समझाना पड़ जाता है, ठीक है। एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, चीज़ें समझ में आपको आ जाएगा। ये हम पढ़ने के लिए दिए हैं। कल आपका होमवर्क रहेगा क्लास नंबर 1 2 हो गया, आज क्लास नंबर 1 और 2 खत्म हो गया, कल रहेगा 2 3 4, इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 तक ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 3 4 पढ़ लीजिएगा, आगे पढ़ करिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आगे से भी उठ जाता है, 1 2, अब क्वेश्चन नहीं पूर रहा है 2 3 में, तो हमको आगे से नहीं उठाना पड़ जाएगा, तो एक क्लास आगे पढ़ के रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना सही हुआ सर जी, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा जवाब दिया है, गुड। चलिए देखिए, कुछ बच्चे क्लास में बार बार मैसेज कर रहे हैं इधर उधर की बातें, आपको नंबर दे दिए 97 097, ठीक है, 66 567 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, इधर उधर की बातें करना है तो। ये कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी जो पढ़ाएं वो, इन्हें कि हम पढ़ाते हैं प्राइमरी, ठीक है, आप पूछने लगेगा जहाँ मन तहाँ से, इधर उधर उस दूसरे सब्जेक्ट से, दिमाग इंगेज नहीं रहता जी उसके प्रति, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे वो समस्या पूछेगा, अब दूसरा आप पूछेंगे तो हम उसको समझाएं, आपको नहीं है समझ में, आपको जल्दी आएगा नहीं तो हम भी प्रॉब्लम में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगला व्यक्ति समझने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब कुछ बच्चे मिड बाय फ्री को उठा के पूछते हैं, अभी मिड बाय फ्री तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं जिस समय उस समय वो पूछिए, हम बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझाने का प्रॉब्लम ना के बराबर आता है मेरे पास, हमारे पास कमेंट खाली अलबले आता है। अलबले क्या आता है पता है, कौन कौन सा एग्ज़ाम कब होगा सर, ठीक है, ये हमारा एकदम बिल्कुल रहता है ज़्यादातर। देखो बार बार समझो, ये सब एग्ज़ाम किसी के हाथ की बस की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया सर, ठीक है, घोषित हो गया सर, एडमिट कार्ड जारी हो गया सर, ठीक है, ये सब कैसे बनाए वीडियो, ये सब बनाने में जल्दी हमको बनता नहीं है।
लेकिन मजबूरी हमको बनाना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है। ठीक है, ये सब कुछ न्यूज़ ऑथेंटिक आएगा तब ना हम बताएंगे। यूट्यूब पे बउआ सबको कमाना है, सब बिजनेस करने के लिए आया है, कमाता है। अब किसी का यूट्यूब काहे लोग खोलल है, दुकान काहे खोलल है, ऐसे तो नहीं ना खोलल है। उसको भी तो कुछ कमाना है, वो कमाने के लिए बैठा है, तो उसको तो न्यूज़ डेली देना है। नए नए डेली कैंडिडेट होंगे। ऑथेंटिक और सही जानकारी लेट से लीजिए, लेकिन सही जानकारी लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे दुनिया भरी सब चलते रहता है, वो सब पे मत जाइए। आपको समय मिलता है तब लास्ट में 2 मिनट 4 मिनट देख लीजिए, यदि आता है किसी का वीडियो भी तो क्या बताया नहीं बताया, निकल जाइए, बात खत्म। यही नहीं कहते हम नहीं देखिए, आपकी इच्छा है देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से कोई समस्या हमको नहीं है बाबा, हम किसी को मना नहीं करते। हो सकता है 4 मिनट का वीडियो देखिएगा, उसका कुछ डॉलर बने या कुछ बने, हमको उससे कोई मतलब नहीं बाबा। लेकिन हाँ, प्राथमिकता दीजिए इस पर। ठीक है, और यदि आ गया तो उसमें देखिएगा, यदि वो बता रहा है तो उसमें देखिए नोटिस दिया है, यदि दिया है तो हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हम ऑथेंटिक जानकारी लेने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम संपर्क रखते हैं जहाँ से डायरेक्ट हमको जानकारी मिले। ठीक है, और डायरेक्ट जानकारी थोड़ा लेट से आता है, क्योंकि उसको भी डर रहता है किसी के व्यक्ति को। ठीक है, इसलिए जो भी बताता है हमको, वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, थोड़ा सा ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया के ज़माना है तो थोड़ा सा बच के ही करना है काम सर। मान लीजिए 2 घंटा बाद में न्यूज़ दीजिएगा, क्या दिक्कत हो गया, 2 घंटा पहले न्यूज़ दीजिए ना, 2 घंटा के बाद ही न्यूज़ दीजिए, उस 2 घंटा में क्या होने वाला है, लेकिन सही होना चाहिए। इसलिए ये सब फिराक में नहीं पड़िए। बच्चा हमारा बहुत सारा बच्चा परेशान करते रहता है ये सब कमेंट करके। क्लास खत्म हो गया बुआ, ठीक है, बहुत सारा बच्चा परेशान, एक के बाद बोल देंगे, हम जानते हम बोल देंगे कि बउआ अभी कोई नोटिस नहीं आया, फिर लिखेगी। अब क्या बोल दिया पता नहीं, उसके बच्चा सबको कने वीडियो देखता है, वो बोल दिया कि जो है आज कितना नवंबर है, आज नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर है ना, तो बोल दिया कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में है। अरे वो अनुमानित लगाता है, 100 झूठ बोलोगे, 100 बार एक ही बात बोलोगे, हम कहेंगे फलना तारीख 10 तारीख को एग्जाम होगा, 10 तारीख को एग्जाम होगा, चलो 10 तारीख को फाइल कर गया, फिर वो 20 तारीख को बनाएंगे, फिर 25 तारीख को बनाएंगे, कोनो तो सही होगा जी। यही पॉलिसी चलता रहा यूट्यूब में। कल तुम यूट्यूब चैनल खोलोगे तो खाली झूठ तुम बताओगे, देखना जल्दी जल्दी तो वायरल हो जाएगा। सही वाला व्यक्ति कभी चैनल वायरल नहीं होता है, समझ में आया। तो वो सब काम ही रहता है, उसमें गाली गलौज अगरम बगरम सब सुनना पड़ता है। ठीक है, मजबूर क्या करोगे बताओ। और हम चाहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ ना करा, भ्रमित ना करा, बड़ी मुश्किल है, लेकिन इतना ना परेशान करता है। हम बोले कि जब फुर्सत होंगे तो बनाते, कहता कि नहीं सर अपडेट देते रहते हैं, एग्ज़ाम हो या ना हो तो मोटिवेट होते हैं। के लिए ठीक है, दवाई खोजेंगे भी उसका, थोड़ा लेट है, अभी पढ़िए मन लगा के। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, पढ़िए, जब हमको फुर्सत मिलेगा तो हम देते रहेंगे, नहीं तो कम से कम एक्सपोज जरूर करने के लिए आएंगे। मैंने कोई न्यूज़ जारी किया, उस न्यूज़ का जो हम बिल्कुल क्लियरिटी करने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, सही न्यूज़ होना चाहिए। समय ज़्यादा ले लिए पीछे, क्लास आपका समय बाधित नहीं किया हुआ, क्लास ख़त्म कर दिए, उसके बाद हम बोल रहे हैं, इन्हें बोल दिए क्लास के समय सर बोल देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक है, एग्जाम को लेकर के अभी कोई नोटिस सूचना नहीं आया है, क्लियर कट समझ लीजिए। हाँ, संभावित है तो हो सकता है। ठीक है, तो उस संभावित को आप जो है क्लियर मान के ऐसे रखिए कि हमको संभावित पे नहीं जाना, हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है मन लगा करके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।